जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे वर्धन वंश। इस वर्धन वंश को पुण्य भूति वंश भी कहा जाता है। तो इस वर्धन वंश के बारे में यहाँ पर हम कंप्लीट रूप से देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। वंश के बारे में देखेंगे, फिर इसके जो प्रसिद्ध शासक जैसे कि प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, फिर इनके समय एक विदेशी यात्री आता है, वो है अनसांग, उनके बारे में देखेंगे। कहने का मतलब है कि इसके अंदर हम वर्धन वंश से संबंधित आपको देख ही लग रहा होगा कि पूर्ण रूप से यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखें कि ये हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 92 है, या कहें कि ये प्राचीन भारत पर हमारी क्लास 92 है। इससे पहले हमारी 91 क्लासें हो गई है। तो इसके अंदर ये हम जो गुप्त उत्तर काल है, यानी गुप्तों के बाद में जो टाइम पीरियड आता है, या कहें गुप्तोत्तर जो काल है, इस पर यह पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर मुख्य टॉपिक वर्धन वंश है। तो देखें कि जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश को पुण्य भूति वंश भी कहा जाता है। यानी कि वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश को पुण्य भूति वंश भी कहा जाता है। अब जो ये वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश की स्थापना करने वाला नरवर्धन था। नरवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। नरवर्धन ने जो वर्धन वंश की स्थापना की थी, जो आज का हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है थानेश्वर। वर्तमान में जो हरियाणा जो राज्य है भारत का, इस हरियाणा के अंदर एक स्थान था थानेश्वर। इस थानेश्वर को इसने अपनी राजधानी बनाई, या कहें कि वर्धन वंश की जो प्रथम राजधानी थी वो थानेश्वर थी। वर्धन वंश की स्थापना करने वाला नरवर्धन था। जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश की 2 राजधानियां हुई। आरंभ में इस वर्धन वंश की राजधानी हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा के अंदर एक स्थान था, इसका नाम था थानेश्वर। इस थानेश्वर को वर्धन वंश की प्रथम राजधानी बनाई गई। लेकिन कुछ समय बाद में, या कहें कि हर्षवर्धन जब आता है, तो हर्षवर्धन के समय इसे वर्धन वंश की दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज है, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज है, इस कन्नौज को वर्धन वंश की दूसरी राजधानी बनाई गई। वर्धन वंश की प्रथम राजधानी थानेश्वर थी हरियाणा के अंदर, दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थी। इसी के साथ देखें कि जो ये वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखें कि ये पुरातात्विक स्रोत, यानी कि वर्धन वंश के अवशेष, या कहें कि इनके जो अभिलेख वगैरह, या कहें कि सिक्के वगैरह जो पुरातात्विक अवशेष है, उनसे मिलती है। इसी के साथ जो वर्धन वंश के समय जो साहित्य लिखे गए हैं, या कहें कि वर्धन वंश के जो राजा थे, उनके जो दरबारी थे, या कहें कि उनके समय का जो साहित्य लिखे गए हैं, तो उनसे भी हमको वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो विदेशी वृत्तांत है, यानी कि जो विदेशी आए थे भारत के अंदर घूमने के लिए, भारत के अंदर फिर उन्होंने लिखा, या कहेंगे विदेशी जो वृत्तांत है, जैसे कि एक चीनी यात्री ह्वेन सांग जो कि भारत में आया था, उसने वृत्तांत लिखा, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो उनसे भी हमको यहाँ पर जो कि जानकारी देखने को मिलती है हमारे जो कि वर्धन वंश के बारे में, है ना। अब जो वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं, कि प्रथम शासक तो जो नरवर्धन था, नरवर्धन ने जो कि स्थापना की थी, और प्रमुख शासक यानी जो शक्तिशाली शासक हुए थे, या कहेंगे जो ताकतवर शासक हुए थे, उनके अंदर राज्यवर्धन प्रथम था। राज्यवर्धन प्रथम हुआ, इसके बाद में आदित्य वर्धन हुआ, फिर प्रभाकर वर्धन हुआ, प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये हमारे जो कि वर्धन वंश के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शासक हुए थे। इसी के साथ कि देखिए साहित्यिक स्रोत में कि हमको जो वर्धन वंश की जो जानकारी मिलती है, इस वर्धन वंश की जानकारी की जो साहित्य स्रोत है, कि जो साहित्य लिखे गए वो स्रोत कौन कौन से हैं, तो मोटे तौर पर देखेंगे कि जो साहित्य स्रोत है तो वो प्रमुख जैसे कि बाणभट्ट है, बाणभट्ट है। इस बाणभट्ट की रचना है, यानी कि बाणभट्ट हर्षवर्धन का, यानी कि जो वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन था, इसका दरबारी कवि था। तो इस बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक लिखी है, 3 पुस्तकें लिखी है, जैसे कि हरीश चरित्र में हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो बागभट्ट है, बागभट्ट की पुस्तक हरीश चरित्र, इसी के साथ बागभट्ट की दूसरी पुस्तक है कादंबरी, इसी के साथ बागभट्ट की तीसरी पुस्तक है चंडी शतक। इन तीनों से हमको वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। इसी के साथ हर्षवर्धन जो कि एक शासक तो था ही, इसी के साथ वो एक प्रसिद्ध कवि भी था, या कहेंगे साहित्यकार
भी था। तो हर्षवर्धन या कहीं जो शासक था, इस हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी है, जैसे कि प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन की किताब है प्रियदर्शिका। इसी के साथ हर्षवर्धन की दूसरी किताब है नागानंद। इसी के साथ हर्षवर्धन की तीसरी किताब है रत्नावली। इन तीनों से भी हमको जो कि वर्धन वंश है इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसी के साथ देखें कि जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म का एक कहें कि ग्रंथ है जिसका नाम है एक रचना है बौद्ध धर्म की जिसका नाम है आयुश्री मंजूश्री कल्प। आयुश्री मंजूश्री कल्प, इसके द्वारा भी हमको जो वर्धन वंश है इस वर्धन वंश की जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे कि जो बाणभट्ट था, जिसने हरिश्चरित्र लिखी है बाणभट्ट ने, तो इस बाणभट्ट जो कि वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, या कहें कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। इसी के साथ जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र जिसकी रचना बाणभट्ट ने की है, इसके अंदर जो कि तुल्य यंत्र या इस तुल्य यंत्र को घंटी यंत्र भी कहते हैं, तुल्य यंत्र को घंटी यंत्र भी कहते हैं, इस घंटी यंत्र को रहट यंत्र भी कहते हैं। यानी कि जो ये हर्षचरित्र है, इस हर्षचरित्र में हमको रहट के बारे में जो कि जानकारी देखने को मिलती है। तो हर्षचरित्र के अंदर हमको जो रहट जो कि एक सिंचाई प्रक्रिया थी, यानी कि इसके द्वारा सिंचाई की जाती थी, रहट, इसकी भी हमको जानकारी मिलती है कि किस प्रकार कुएं से पानी निकालकर सिंचाई किया जाता था। इसी के साथ देखें कि जो गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश के जो शासक थे, या कहें कि जो राजा हुए, या कहें कि नहीं मतलब जो ये वर्धन वंश है, वर्धन वंश के जो राजा हुए, या कहें कि वर्धन वंश के शासक है, जैसे कि प्रभाकर वर्धन जो कि शक्तिशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन था, ये प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था। यानी कि प्रभाकर वर्धन जो कि वर्धन वंश का एक शक्तिशाली शासक था। इस प्रभाकर वर्धन जो कि सूर्य की पूजा करता था, या कहेंगे सूर्य का भक्त था। इसी के साथ जो प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन ने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी। ये प्रभाकर वर्धन है ना, जो कि थानेश्वर है, या कहेंगे जो आज का हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक स्थान है थानेश्वर। इस थानेश्वर का ये शासक प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का शासक था। थानेश्वर का शासक प्रभाकर वर्धन था। अब जो ये प्रभाकर वर्धन था, इस प्रभाकर वर्धन ने कुछ उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि हण हरि केसरी की उपाधि प्रभाकर वर्धन ने धारण कर रखी थी। इसी के साथ प्रतापशील की उपाधि भी प्रभाकर वर्धन ने उपाधि धारण कर रखी थी। इसी के साथ देखें कि प्रभाकर वर्धन है, इसे प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के जो 2 प्रमुख पुत्र थे, या कहें कि जो राजा हुए, जैसे कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन बड़ा पुत्र था। इसी के साथ इसका छोटा पुत्र हर्षवर्धन था। ये दोनों ही शासक बने, है ना। राज्यवर्धन जो कि पहले शासक बना, राज्यवर्धन के बाद में हर्षवर्धन शासक बना। इसी के साथ जो प्रभाकर वर्धन की जो एक पुत्री थी जिसका नाम राज्यश्री था, राज्यश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन के जो बड़ा पुत्र था उसका नाम राज्यवर्धन था, छोटा पुत्र हर्षवर्धन था। इसी के साथ प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राज्यश्री थी। अब जो प्रभाकर वर्धन ने जो अपनी पुत्री राज्यश्री थी, इस राज्यश्री का विवाह कन्नौज का शासक, यानी कन्नौज आज का जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान है कन्नौज। जो कन्नौज का एक शासक था, मोखरी वंश का शासक। कन्नौज के अंदर मोखरी वंश था, इस मोखरी वंश का शासक था जिसका नाम था ग्रह वर्मा। मोखरी वंश का शासक, या कहें कि मोखरी वंश का राजा ग्रह वर्मा था। इस ग्रह वर्मा के साथ, या कहें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, यहाँ पर एक शासक था मोखरी वंश का जिसका नाम ग्रह वर्मा था। इस ग्रह वर्मा के साथ इस थानेश्वर के शासक प्रभाकर ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर दिया। थानेश्वर जो कि कन्नौज के शासक कन्नौज का शासक ग्रह वर्मन था, है ना। इस ग्रह वर्मन के साथ जो ये प्रभाकर वर्धन था, हरियाणा का शासक, इसने अपनी पुत्री जो राज्यश्री थी, इस राज्यश्री का विवाह कर दिया, है ना। अब क्या होता है, विवाह कर दिया। अब इसके बाद में जो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, ये पत्नी सती हो जाती है, और ये सती होने वाला हमारे को दुख से दूसरा साक्ष्य मिलता है। यानी कि इससे पहले भी एक साक्ष्य मिला है, लेकिन ये हमारा जो कि दूसरा साक्ष्य है जो कि सती के बारे में बताता है। तो जो प्रभाकर वर्धन है, इसकी पत्नी जो कि सती हो गई थी, ऐसे हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र, प्रभाकर वर्धन का पुत्र राज्यवर्धन, जो कि इस हरियाणा का, या कहें कि राज्यवर्धन जो कि यहाँ का शासक बनता है थानेश्वर का। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। जब ये थानेश्वर का शासक बनता है,
तो अब इस थानेश्वर का शासक बनने के बाद में इसने कुछ उपाधियां धारण की, राज्यवर्धन ने कुछ उपाधियां धारण की, जैसे कि परम परम सौगात की उपाधि धारण की। इस राज्यवर्धन ने परम सौगात की उपाधि धारण की, जिससे प्रतीत होता है कि ये बुद्ध का अनुयायी था। यानी कि जो राज्यवर्धन था, थानेश्वर का शासक, ये बुद्ध का अनुयायी था, ये बुद्ध धर्म को मानता था। इसी के साथ अब क्या होता है, जब ये शासक बन जाता है, राज्यवर्धन शासक बन जाता है, तो इसके बाद में क्या होता है कि इस समय बंगाल था, बंगाल, और यहाँ पर क्या हुआ था, गुप्त राजवंश था, है ना। मतलब ये कमजोर हो गए थे, लेकिन था ये बंगाल के अंदर और गुप्त। अब जो ये बंगाल है, बंगाल का एक शासक है शशांक, बंगाल का शासक शशांक था, है ना। बंगाल का शासक शशांक था, बंगाल का शासक शशांक, बंगाल का एक शासक था जिसका नाम शशांक था। इसी के साथ जो गुप्त वंश का शासक, गुप्त वंश का शासक जिसका नाम देवगुप्त था। बंगाल का शासक शशांक, बंगाल है ये हमारा, यहाँ का एक शासक था जिसका नाम था शशांक, है ना। इसी के साथ जो गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम था देवगुप्त, गुप्त वंश का शासक देवगुप्त, इन दोनों ने मिलकर, शशांक और देवगुप्त, इन दोनों ने मिलकर जो कन्नौज का शासक था, जो कन्नौज का शासक ग्रहवर्मन था, इस ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं बंगाल का शासक और जो गुप्त वंश का शासक देवगुप्त। कन्नौज का शासक जो कि बंगाल का शासक शशांक, बंगाल का शासक बंगाल का शासक शशांक, और जो गुप्त है, इन गुप्तों का, गुप्त वंश का शासक देवगुप्त, ये दोनों मिलकर जो कन्नौज का शासक है ग्रहवर्मा था, इस ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और जो ग्रहवर्मा की पत्नी थी, ग्रहवर्मा की पत्नी थी जिसका नाम राजश्री था, इस राजश्री को बंदी बनाकर कन्नौज की जेल में डाल देते हैं। यानी कि जो ये राजश्री थी, राजश्री जो कि राजश्री जो इस राज्यवर्धन की बहन थी, इस राज्यवर्धन की बहन को, राज्यवर्धन की बहन को बंगाल का शासक और गुप्त वंश का शासक देवगुप्त, ये दोनों मिलकर इस राज्यवर्धन की बहन को जेल में डाल देते हैं। अब इसे क्रोध हुआ, ये थानेश्वर का शासक इसे बहुत क्रोधित हुआ कि भाई मेरी बहन को आपने जेल में डाल दिया। तो अब ये है ना, जो थानेश्वर का शासक राज्यगुप्त, ये कहेंगे इसका नाम राज्यवर्धन, ये गुप्त वंश का साथ देवगुप्त और जो बंगाल का शासक शशांक, इन दोनों से बदला लेना चाहता है कि उन्होंने अपनी बहन को उन्होंने उसकी बहन को कैद में जो कर दिया था। अब क्या होता है कि अब यहाँ से ये अपनी सेना लेकर आ जाता है। कौन? ये राज्यवर्धन है, ये अपनी सेना लेकर आ जाता है और यहाँ पर देवगुप्त है, यानी कि गुप्त वंश का शासक देवगुप्त पर ये आक्रमण करता है। आक्रमण करके जो देवगुप्त का जो शासक था, इस देवगुप्त के शासक को ही हरा देता है। यानी कि जो राज्यवर्धन है, ये राज्यवर्धन देवगुप्त के शासक को हरा देता है। हराने के बाद में ये बंगाल की ओर बढ़ता है और जो बंगाल का शासक शशांक था, इस पर ही आक्रमण करता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये शशांक है ना, ये शशांक इसको, जो राज्यवर्धन है, इस राज्यवर्धन को धोखे से मार देता है। यानी कि ये अपने जो पहला अपनी बहन को कैद करने वाले पहले दुश्मन जो कि गुप्त वंश का शासक देवगुप्त को तो राज्यवर्धन मार देता है, लेकिन जो बंगाल का शासक शशांक है, ये बंगाल का शासक शशांक इस राज्यगुप्त को ही मार देता है। तो अब जैसे ये मार देता है तो अब क्या होता है, क्या होता है कि अब जो राज्यगुप्त है, जो ये राज्यवर्धन है, जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन का जो छोटा भाई था, या कहें कि प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा, या कहें कि राज्यवर्धन का छोटा भाई, या है ना, जिसका नाम हर्षवर्धन था। अब हर्षवर्धन, इस राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है, थानेश्वर का शासक बन जाता है। ये जो कि बनता है 606 ईस्वी में, और ये लगभग 647 वर्ष तक ये शासन करता है, यानी 606 से 647 वर्ष तक शासन करता है। अब क्या होता है कि अब इसने उपाधि धारण की, जो ये हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने उपाधि धारण की, जैसे कि मगध राज की उपाधि धारण की, मगध राज की उपाधि धारण की। इसके साकल उत्तरापथ, यानी कि जो उत्तर भारत है, इसका स्वामी, इसकी उपाधि धारण की। इसी के साथ भारतीय हतिम, यानी कि भारतीय हतिम की उपाधि धारण की। इसी के साथ शिलादित्य की उपाधि धारण की और परम माहेश्वर की उपाधि धारण की, है ना। इससे प्रमाणित होता है कि हर्षवर्धन जो कि एक शिव का उपासक था। अब क्या हुआ कि जब ये शासक बना ना, हर्षवर्धन शासक बना, तो इसके पास दो चुनौतियां थी। दो चुनौतियां क्या थी? दो चुनौतियां थी इसके पास। दो चुनौतियां ये थी कि एक तो इसको अपनी बहन का बदला लेना था इस बंगाल के शासक शशांक से, क्योंकि इस बंगाल के शासक शशांक ने अपनी बहन जो राजश्री थी, इस राजश्री को यहाँ पर कैद कर दिया था। और दूसरा इसको बदला लेना था इस शशांक से कि इस शशांक ने, इसकी जो भाई था, इस शशांक ने, बंगाल का शासक शशांक है, इस शशांक
शशांक ने जो हर्षवर्धन का भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, अब इसको बदला लेना था, इस शशांक से बदला लेना था। लेकिन अब जैसे ये आता है अपनी सेना लेकर, हर्षवर्धन आता है अपनी सेना लेकर इस अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, तो क्या होता है कि जब राज्यवर्धन आक्रमण करा था, राज्यवर्धन जब आक्रमण करके जो देवगुप्त को मार दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो उसकी बहना थी कन्नौज के अंदर, जो राजश्री थी, एक कन्नौज से राजश्री इस जेल से भागकर जो मध्य प्रदेश के अंदर, या कहेंगे जो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ है, जो विंध्य पर्वत श्रेणियाँ है, इन विंध्य पर्वत श्रेणियों में जो ये राजश्री है, या कहेंगे हर्षवर्धन की बहन, इन विंध्य पर्वत श्रेणियों के अंदर भागकर आ गई, यानी कि दब गई, भागकर यहाँ पर छुप गई। छुपकर क्या हुआ कि इसके पति मर गए थे, यानी कि जो ग्रह वर्मा था ये मर गया था। अब ये राजश्री अपने पति के साथ जो कि सती होने वाली थी, इनके अंदर जंगलों के अंदर आकर ये सती होने वाली थी, इसकी सूचना हर्षवर्धन को मिलती है। तो हर्षवर्धन अपनी बहन को सती होने से रोकने के लिए ये भी आ जाता है इन जंगलों के अंदर, लेकिन इसको पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। इसलिए एक बौद्ध भिक्षु है, इस बौद्ध भिक्षु की सहायता से ये हर्षवर्धन अपनी बहन को इस विंध्य पर्वत के जंगलों में ढूंढता है, यानी कि हेरता है। हेरने के बाद में इसकी बहन मर जाती है, यानी कि जो सिस्टर है, यानी कि राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन की सिस्टर है वो इसको मिल जाती है। बाद में इसको मनाकर सती होने से रोकता है और अपनी जो सिस्टर है इसको ले जाकर जो कन्नौज है, या कहीं उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की शासिका बना देता है, शासिका बना देता है। अब लेकिन शासिका बना देने के साथ साथ जो कि शासिका हर्षवर्धन के साथ शासन करती है, यानी कि अब इस पर जो कि हर्षवर्धन जो कि खुद भी थोड़ा बहुत शासन कर रहा था, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कि इसकी बहन वो भी शासन कर रही थी, लेकिन उसकी बहन जो कि शासन करना नहीं चाहती थी। इसलिए अब जो पहले तो उसकी बहना ने शासन किया, अब इसके साथ जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन ने भी कन्नौज पर शासन करना आरंभ कर दिया, है ना। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही ये कन्नौज पर इसकी बहना ने शासन आरंभ किया, इसी के साथ इसका कुछ प्रभाव पड़ा, तो अब हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो पहले थी थानेश्वर राजधानी थी हरियाणा के अंदर, अब इसको बदलकर ये हर्षवर्धन जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कन्नौज है, इस कन्नौज के अंदर अपनी राजधानी बना देता है। यानी कि हर्षवर्धन अपना जो वर्धन वंश था, इस वर्धन वंश की राजधानी दूसरी कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाता है। अब इसको बनाने के बाद में क्या होता है कि अब इसको यहाँ पर आक्रमण करना था, इसी के साथ इसको अब साम्राज्य का विस्तार करना था। तो अब ये क्या होता है कि जो अपने जो कि बहन को तो ये सुरक्षित कर लिया, इस बहन को तो ये बचा लिया, इसी के साथ जो बंगाल का जो शासक शशांक है इस पर आक्रमण करके इसको भी इन्होंने यह बदला लिया, अपने भाई का बदला लिया। अब इसके बाद में अब इसका देखो शासन, देखो यहाँ से आकर इसने पंजाब पर कुछ विस्तार किया, इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना। अब इसने क्या किया कि इसने मालवा, है ना, अब यहाँ पर एक गुजरात के अंदर एक राज्य था, इसने अब गुजरात के अंदर एक राज्य था जिसका नाम था बल्वी राज्य, यानी कि गुजरात के अंदर एक स्थान है बल्वी, इस बल्वी का अंदर एक बल्वी है, गुजरात के अंदर एक स्थान है बल्वी, इस बल्वी पर जो कि बल्वी पर एक राजा, मैत्रक वंश का राजा, मैत्रक वंश था, इस मैत्रक वंश का राजा जिसका नाम था ध्रुवसेन, ध्रुवसेन यहाँ पर शासन कर रहा था। मैत्रक वंश का राजा ध्रुवसेन यहाँ पर शासन कर रहा था गुजरात के अंदर। तो अब ये हर्षवर्धन इस पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके इस ध्रुवसेन को हरा देता है। हराने के बाद में अब ध्रुवसेन और हर्षवर्धन इन दोनों के बाद में समझौता होता है। समझौते के बाद में जो बल्वी का राजा ध्रुवसेन था, इस ध्रुवसेन ने अपनी पुत्री का विवाह हर्षवर्धन के साथ एक करा देता है। अब ये यहाँ पर वैवाहिक संबंध हो जाता है, वैवाहिक संबंध यहाँ पर हो जाता है, वैवाहिक संबंध हो जाता है। इसी समय गुजरात के अंदर एक और राजवंश जो कि ताकतवर राजवंश था, गुजरात के अंदर एक ताकतवर राजवंश था जिसका नाम था चालुक्य राजवंश, चालुक्य राजवंश था। अब इस चालुक्य राजवंश ने सोचा कि ये हर्षवर्धन है ना, जो कि ये हर्षवर्धन और बल्वी, इन हर्षवर्धन और ध्रुवसेन इन दोनों के बीच में सब वैवाहिक संबंध हो गए। अब ये दोनों मिलकर अपने ऊपर आक्रमण करेंगे। इस डर से क्या किया कि इसने कि भाई ये दोनों मिलकर अब अपने ऊपर आक्रमण करेंगे, इसलिए जो ये चालुक्य शासक थे, यानी कि जो चालुक्य शासक थे, इन चालुक्य शासकों ने, चालुक्य जो शासक थे, इन चालुक्य शासकों ने जो नर्मदा घाटी है, यानी कि जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी तट पर इस चालुक्य वंश का राजा जिसका नाम था पुलकेशिनदित्य, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये ध्रुवसेन था और हर्षवर्धन है, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और जो कि चालुक्य वंश का शासक था जिसका नाम था पुलकेशिनदित्य ने सोचा कि अब ये दोनों मिलकर अपने ऊपर आक्रमण करेंगे, इससे अच्छा है कि हम ही इनके ऊपर आक्रमण कर दें। इसलिए जो चालुक्य वंश के जो शासक थे, इन चालुक्य वंश के शासकों ने नर्मदा घाटी पर हर्षवर्धन के खिलाफ युद्ध किया, यानी कि हर्षवर्धन
हर्षवर्धन और पुलकेशिन हर्षवर्धन और पुलकेशिन इन दोनों के बीच में जो नर्मदा घाटी है यहाँ पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो पुलकेशिन जीत गया और हर्षवर्धन हार गया। इस युद्ध के अंदर जो कि पुलकेशिन जीत गया और हर्षवर्धन हार गया, है ना, यानी कि हर्षवर्धन हारा तो फिर हार गया। इसके अंदर फिर इस समय जो हर्षवर्धन का समय था, यानी कि जो हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन के समय अब हर्षवर्धन का जो साम्राज्य लगभग इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा ये साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आया था चीन से, जिसका नाम था ह्वेन-सांग, जो कि भारत के अंदर आया था 629 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर आया था और 645 ईस्वी में भारत से गया था, है ना। अब ये कुल मिलाकर भारत के अंदर 14 से 15 साल ये भारत के अंदर ह्वेन-सांग भारत के अंदर रुका था। भारत के अंदर ये आया क्यों था? ये आया था कि जो ह्वेन-सांग है ये बौद्ध भिक्षु था। ये बौद्ध जो भारत के अंदर जो बौद्ध धार्मिक स्थल थे इनको ये देखना चाहता था। इसके साथ जो बौद्ध धर्म के जो साहित्य जैसे कि तिन पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे इनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए ये चीन से भारत में आया था। ये भारत के अंदर 15 वर्षों तक रुका था। अब रुका था तो उस समय भारत के अंदर उत्तर भारत का जो शासक था हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन का शासन इसने देखा था, इसलिए जो अपनी जो किताब थी, जो ये ह्वेन-सांग ने अपनी एक रचना लिखी है जिसका नाम है सी युकी। ह्वेन-सांग की एक रचना है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। ह्वेन-सांग की एक रचना है जिसका नाम है सी युकी। इस सी युकी में हमको जो हर्षवर्धन है, इस हर्षवर्धन के बारे में बहुत जानकारी देखने को मिलती है। जैसा कि इस सी युकी में इस ह्वेन-सांग ने बताया कि हर्षवर्धन को एक नाम दिया। ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन को एक नाम दिया जिसका नाम था शिलादित्य। इस शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण भी की। इसी के साथ इस ह्वेन-सांग ने अपनी किताब में बताया कि ये हर्षवर्धन एक शुद्ध वैश्य था, यानी कि व्यापार करने वाला जो वर्ग होता है वैश्य वर्ग में बताया इसने। इसी के साथ जो ह्वेन-सांग की जो सी युकी है इसके अंदर रहट क्या होती है, देखो ये हमारा कुआं है, इसी के साथ यहाँ पर एक कुआं के नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यानी कि जल है। अब जल है तो पहला मोटर तो थी नहीं, तो यहाँ पर क्या होता था कि इधर इसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता था और इसके अंदर चेन लगा दी जाती थी। इन चेनों के अंदर कुछ बाल्टी वगैरह लटका दिया जाता था, यानी कि जिसको हम रहट कह सकते हैं, यानी कि एक कटोरा टाइप में। अब ये चेन जैसे ही घूमेगी तो जैसे ऊपर जाएगी तो ये बाल्टी ऊपर आएगी, ये भी आएगी और नीचे इसके अंदर पानी भरकर ये ऊपर आती थी। प्रत्येक पानी भरकर ऊपर आती थी और यहाँ पर एक नाली बनी होती थी। इस नाली में ये पानी जाता था, जाने के बाद खेतों में सिंचाई की जाती थी, या कहेंगे कि यहाँ पर किसी हौद में एकत्रित कर लिया जाता था। ये प्रक्रिया जो कि रहट प्रक्रिया थी। अब इसकी जानकारी हमको जो कि ह्वेन-सांग की जो रचना है सी युकी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ सी युकी के अंदर बताया गया है कि जो हर्षवर्धन के समय जो भूराजस्व कर 1/6 था, इसका उल्लेख मिलता है। इसी के साथ इसे देखें कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के समय कन्नौज के अंदर एक धर्म सभा का आयोजन हुआ। ये धर्म सभा का आयोजन जो कि लगभग हुआ था 642 ईस्वी में धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस धर्म सभा का जो अध्यक्ष है ये ह्वेन-सांग था। इस धर्म सभा में लगभग 20 देशों के राजा इसके अंदर आए थे, 20 देशों के राजा आए थे। इसी के साथ इसके अंदर कहा गया कि, है ना, कि इसके अंदर कहा गया कि जो ये यहाँ पर धर्म सभा हुई थी, इस धर्म सभा के अंदर 20 देशों के राजा इस धर्म सभा में आए थे। इस धर्म सभा के अंदर इस हर्षवर्धन ने जो कि भारत से, यानी कि जो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य से 500 ब्राह्मणों को देश निकालने का आदेश दे दिया, क्योंकि जो ये ब्राह्मण थे ये जो कि वैष्णव धर्म का ज़्यादा गुणगान करते थे, लेकिन ये हर्षवर्धन वैष्णव धर्म को मानता नहीं था, ये शिव धर्म का उपासक था, है ना। तो इसने कन्नौज में धर्म सभा हुई, इसके अंदर से इन्होंने 500 ब्राह्मणों को देश निकालने का आदेश दे दिया था। इसी के साथ हर्षवर्धन के समय ही हर्षवर्धन जो कि 5 सालों के अंदर जो कि एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। तो एक महामोक्ष परिषद का आयोजन जो कि प्रयाग में भी हर्षवर्धन ने कराया, जो प्रयाग उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पर भी प्रयाग की महामोक्ष परिषद जिसकी ये हुई थी, प्रयाग के अंदर महामोक्ष परिषद ये हुई थी, यानी ये सभा टाइप की है ना। तो ये हुई थी लगभग 635 में हुई थी। अभी 635 में हुई थी, ये 6ठी महामोक्ष परिषद है, यानी कि जो हर्षवर्धन ने 5 साल के अंदर एक महामोक्ष परिषद, यानी कि सभा महामोक्ष परिषद बुलाता था। इसके अंदर 18 देशों के राजा आए थे। 6ठी जो महामोक्ष परिषद है इसके अंदर 18 देशों के राजा आए थे। इसी के साथ इस महामोक्ष परिषद में इसे हर्षवर्धन ने जो कि शिव की, इसी के साथ सूर्य की और जो बौद्ध धर्म, इन तीनों की उपासना की थी, है ना।
तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया, इससे ज़्यादा आपको जानकारी इस वंश के बारे में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, कोई सी मतलब कोई सी भी हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी कि यहाँ पर हमने कहें कि यूपीएससी लेवल की जो बुकें हैं उनके साथ देखने का प्रयास किया। ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक वगैरह करना। फिर मिलते हैं।